So welcome back guys. This is Arhan Safi and you are watching the channel A for Aimers. तो मेरे प्यारे 10th वासियों, अब तक हमने जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो है पहले लेक्चर में जो है बात की है किसके बारे में कि कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, आयनिक बॉन्डिंग नहीं करता। उसको जो हमने डिटेल में स्टडी किया था, ठीक है ना। फिर बाकी जो है फर्दर अब हम जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कि कार्बन तथा उसके यौगिक में आगे मूव करने वाले हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर को हम अब सेकंड लेक्चर में क्या है कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जिन्होंने जो है पहला लेक्चर या पहली वीडियो जो है नहीं देखी है वो जो है ऊपर दिए आइकन को दबा के जो है पहली वीडियो जाके देख सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम सेकंड वीडियो में, आगे फर्दर मूव करते हैं इस चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो यार वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो जो है वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करो, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। हिंदी वाले भी साथ में बने रहना यार। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यानी कि इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो जो है हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के देखेंगे और ये पेपर में आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसका बनाएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। किसका बनाएंगे? H2 मॉलिक्यूल का, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। तो हाइड्रोजन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्ष में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बाहरी सेल में भी, लास्ट वाले सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होंगे। और लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट सेल यानी कि बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन H2 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? दो हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ बना लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ बना लिया, यानी कि एक मैदान है, यानी कि हमारा एक ग्राउंड है, उसमें हमने दो हाइड्रोजन को क्या कर दिया? बिछा दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हाइड्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। और अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट होगी? एक और एक कितने हो जाएंगे? दो इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? पूरा। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा? दूसरे वाले हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा। और ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा? दूसरे वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा। अब इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए और लेफ्ट वाले हाइड्रोजन और राइट दोनों वाले के पास क्या हो गया? दो दो इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का क्या हो गया? अपना कक्ष क्या हो गया? अपना सेल क्या हो गया? पूरा हो गया। तो इस तरह दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना? कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना? कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे जो आबंध बन रहा है, कौन सा आबंध बन रहा है? सहसंयोजी आबंध। वो कैसा है? सिंगल है। वो कैसा है? सिंगल है। यानी कि तुम्हारा क्या है? एकल आबंध है, यानी कि सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं? सिंगल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है। तो H2 मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन को हम बिंदु से दिखा रहे हैं या डॉट से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं? डॉट से। इसलिए क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसके लिए बनाया जाता है? कोवलेंट बॉन्ड के लिए बनाया जाता है। ये तो बात समझ में आ रही है। सहसंयोजी आबंध, जहाँ पे साझेदारी हो इलेक्ट्रॉन की, यानी कि पार्टनरशिप हो। तो हाइड्रोजन में कितना बॉन्ड बन गया? एक सिंगल बॉन्ड। कौन सा वाला? कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड कैसा बनता है? सिंगल वाला। कैसा बनता है? सिंगल वाला। यानी कि सहसंयोजी आबंध कैसा बनता है? एकल वाला बनता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है हमारे पास वो क्या है? ऑक्सीजन। दूसरा क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, किसका? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कितना होता है? 2 6। टोटल कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा कैसे होता है? 2 6। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। वैलेंस मतलब लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो कितने ऑक्सीजन है हमारे पास? 2 ऑक्सीजन। दोनों ऑक्सीजन को क्या कर लिया? मैदान में बिछा लिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। दोनों ऑक्सीजन को क्या कर लिया हमने? मैदान में बिछा लिया। अब क्या है? लास्ट सेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन बना लो। 1 2 3 4 5 6। तो इस ऑक्सीजन के लास्ट सेल के 6 इलेक्ट्रॉन बना लिए। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के लास्ट सेल के 6 इलेक्ट्रॉन बना लो। 1 2 3 4 5 6। अब एक ऑक्सीजन अगर हम लेफ्ट वाला देखें, ये लेफ्ट वाला ऑक्सीजन अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 6।
इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो 6 इधर है, इधर के ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ये पार्टनरशिप में ले लेगा, यानी कि बंटवारा कर लेगा, यहां से क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा। तो इसके कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। ऐसे ही राइट साइड वाला जो ऑक्सीजन है वो लेफ्ट वाले के 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, पार्टनरशिप में ले लेगा और अपने साथ क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे जो साझेदारी में आ रहे हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, टोटल 2 इधर 2 इधर, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड बनता है। तो एक बॉन्ड ऊपर बन गया और एक बॉन्ड क्या बन गया, नीचे बन गया। तो टोटल मिला के इन 2 ऑक्सीजन एटम यानी कि 2 ऑक्सीजन के परमाणु के बीच में कितने आबंध बने, 2 आबंध बने। तो यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड बना, पहली बात तो बॉन्ड कौन सा, कोवलेंट, क्योंकि पार्टनरशिप की वजह से बना, यानी कि साझेदारी की वजह से बना। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कितने अमाउंट में बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो इस वाले बॉन्ड को जो ऑक्सीजन में बन रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड का टाइप है वो कैसा है, डबल है। वो कैसा है, डबल है, यानी कि यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बॉन्ड बन रहे हैं। डबल मतलब इसको बोलते हैं द्वि आबंध। क्या बोलते हैं, द्वि आबंध। बात समझ में आ गई? यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, सिंगल बन रहा है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो 2 बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, डबल। यानी कि हाइड्रोजन क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है एक हाइड्रोजन के साथ, वहीं ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाते हैं, 2 बॉन्ड बनाते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हमने अब तक कितने स्ट्रक्चर पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए, एक हाइड्रोजन का पढ़ लिया और एक ऑक्सीजन का पढ़ लिया। अब हम एक और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कौन सा, नाइट्रोजन। एक और स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, नाइट्रोजन। ठीक है ना। चलो, तीसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास अब कौन सा, नाइट्रोजन। तीसरा स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन। ठीक है। तो नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, किसका, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 2 5। नाइट्रोजन का कितना होता है, 2 5। तो इसके लास्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि भारी कक्ष में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 5 है। तो एक नाइट्रोजन मैदान में बिछा लिया और दूसरा नाइट्रोजन भी क्या कर लिया, मैदान में बिछा लिया। अब इसके चारों ओर, नाइट्रोजन के चारों ओर हम कौन से इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन लिख लिए मैंने, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। ऐसे ही नाइट्रोजन के इधर भी कितने लिख लिए, 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रही है? अब एक नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 3, क्योंकि 5 3 कितना हो जाएगा, 8। तो ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने तो 5 है ही, इधर वाले नाइट्रोजन के 3 अपने साथ बाइंड कर लेगा। ऐसी राइट वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने तो 5 है ही, इधर के 3 के साथ क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा, ताकि 5 3 कितना हो जाए, 8 हो जाए। तो दोनों भाइयों ने क्या कर ली, साझेदारी कर ली। दोनों भाइयों ने क्या कर ली, साझेदारी कर ली। इस साझेदारी में फायदा ये हुआ कि दोनों नाइट्रोजन के क्या हो गए, ऑक्टेट पूरे हो गए। यानी कि इस पार्टनरशिप का नतीजा ये निकला कि तेरा भी ऑक्टेट पूरा और मेरा भी ऑक्टेट पूरा। अब इस ऑक्टेट को पूरा करने में, यानी कि इन 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने में जो बॉन्ड बने वो देखते हैं कितने बने, एक ऊपर, एक बीच में और एक नीचे। तो टोटल मिला के बात ये हुई कि नाइट्रोजन ने जब कोवलेंट बॉन्डिंग की, यानी कि सहसंयोजी आबंध बनाया, साझेदारी की, तो कितने बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड बन गए। कितने बॉन्ड बन गए, 3। तो इस टाइप के कोवलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड बन गए। यानी कि इसे क्या बोलते हैं, त्रिआबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिआबंध, क्योंकि कितने आबंध हो गए, यहाँ पे 3 आबंध हो गए। बात समझ में आ रही है? तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 1 बॉन्ड बना, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बने, नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बने। और ये सारे टाइप के बॉन्ड किस टाइप के हैं, कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हो रही है। इसी को क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं उसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं, डॉट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं या बिंदु की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना। बात समझ में आ गई? ठीक है। थोड़े से और जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं, जो तुम्हारे पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे एक बात कर लेते हैं हम किसकी, मीथेन की। किसकी, मीथेन की। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। C4 कार्बन, H4 हाइड्रोजन। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। कहने का मतलब ये है कि तुम देखो CH4 में सबसे कम कौन है, कार्बन है, क्योंकि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। तो जो कम होता है उसको क्या कर दो, सेंटर पे बिठा दो, उसको क्या कर दो, बीचों बीच मैदान में बिछा दो। बात समझ में आ रही है? तो कार्बन को मैंने बीच में बिछा दिया। अब उसके चारों ओर क्या कर दो, हाइड्रोजन को बिठा दो। जैसे राइट साइड में एक हाइड्रोजन लिख लिया, ऊपर एक और हाइड्रोजन लिख लिया, लेफ्ट साइड में एक और हाइड्रोजन लिख लिया और नीचे भी क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन लिख लिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब कार्बन का अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कितना आएगा, 2 4।
वहीं हाइड्रोजन का लिखे तो कितना आएगा 1। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। वहीं हाइड्रोजन के लास्ट सेल में कितने? एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का वैलेंस या लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है कि कार्बन के चारों ओर जो प्रेजेंट लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4। 1 2 3 4। सिंपल सी बात थी। लेकिन हाइड्रोजन के पास तो कितना है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास कितना है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो उसको दिखाने के लिए मान लो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने दिखाने के लिए क्रॉस मार दिया। क्या मार दिया? क्रॉस मार दिया। ये क्या है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही है? तो डॉट वाले स्ट्रक्चर जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के बाहरी सेल में 4 होते हैं, और क्रॉस वाले क्या है? वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के तो क्या होते हैं? एक ही होते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाइड्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इस हाइड्रोजन ने, राइट वाले ने एक कार्बन का छीन लिया, लेफ्ट वाले ने भी क्या कर लिया? एक कार्बन का छीन लिया। दो दो पूरे हो गए। ऊपर वाले ने क्या किया? कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, इसके भी 2 पूरे हो गए। नीचे वाले हाइड्रोजन ने भी क्या किया? कार्बन का एक छीन लिया, इसके भी 2 पूरे हो गए। तो सब हाइड्रोजन ने अपने ऑक्टेट्स क्या कर लिए? पूरे कर लिए। कार्बन के पास तो 4 थे ही, उसने क्या किया? चारों हाइड्रोजन के जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं उसको लेके अपने क्या कर लिए? 8 पूरे कर लिए। बात समझ में आ रही है? तो उसने क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लिए? 8 पूरे कर लिए। बात समझ में आ रही है? तो कार्बन का भी यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का भी यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए और कार्बन ने अपने 4 और हाइड्रोजन के 4 मिला के 8 पूरे कर लिए। तो यहाँ पे कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का भी क्या है? ऑक्टेट पूरा हो गया। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बने, अब देखो क्या क्या बना। देखो, एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ इधर सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ पे भी एक और सिंगल बॉन्ड ऊपर बना, एक सिंगल बॉन्ड जो है तुम्हारे नीचे बना, एक सिंगल बॉन्ड जो है लेफ्ट साइड में बना, एक साइड राइट साइड में बना। कहने का मतलब ये है, कार्बन के साथ जो बॉन्ड बने, एक तो क्या बना? राइट साइड में बना, एक क्या बना? लेफ्ट साइड में बना, एक क्या बना? ऊपर की साइड में बना, एक क्या बना? नीचे की साइड में बना। तो कहने का मतलब ये है, कार्बन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बना लिए? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बना लिए? 4 बॉन्ड बना लिए। कितने बॉन्ड बना लिए? 4 बॉन्ड बना लिए। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बने वो कोवलेंट बॉन्ड जो बने वो कैसे बने? सिंगल टाइप बने, क्योंकि यहाँ पे सारे बॉन्ड कैसे? सिंगल वाले। सारे बॉन्ड कैसे? सिंगल वाले। तो कार्बन ने सारे हाइड्रोजन के साथ कैसा बॉन्ड बनाया? सिंगल बॉन्ड बनाया। बात समझ में आ रही है? वो अलग बात है, लेकिन अगर तुमसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को बोले CH4 यानी कि मीथेन का, तो बना लोगे? कार्बन को बीच में बिछा देना और चारों तरफ हाइड्रोजन लगा देना, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर देना, कार्बन के 8 पूरे कर देना। सिंपल सी बात है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? पेपर में कुछ और पूछे जाते हैं जिन्हें जो है बच्चे नहीं करते हैं या छोड़ के जाते हैं हम, लेकिन उसे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? कुछ स्ट्रक्चर और हम जो है डिस्कस करेंगे। जैसे हम बात करेंगे किसकी? इथेन की। किसकी बात करेंगे? इथेन की। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। यानी कि यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो 2 कार्बन क्या कर लिए? बिल्कुल मैदान में बीचों बीच बिछा लिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो इसको जो है अच्छे से समझना, इथेन को अच्छे से समझना। कार्बन कितने हो गए हमारे पास? 2। ठीक है, 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने? 6। तो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ बिछा लिया, एक इधर बिछा लिया, एक इधर बिछा लिया। कितने हो गए? 3। एक इधर बिछा लिया, 4। एक इधर बिछा लिया, 5। एक इधर बिछा लिया, 6। तो कार्बन टोटल 2 हो गए और हाइड्रोजन 6 हो गए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4। ऐसे इधर वाले कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 1 2 3 4। हाइड्रोजन के लास्ट सेल में तो क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक ऊपर वाले हाइड्रोजन का, एक इधर वाले ऊपर वाले का, एक लेफ्ट वाले का, एक नीचे वाले का, एक इधर वाले नीचे वाले का। तो सबके क्या है? मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लिए। अब हाइड्रोजन को तो क्या है? अपने सिर्फ 2 पूरे करने हैं। हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरे करने के लिए सिर्फ 2 का काम बिठाना है। तो यहाँ से भी 2 हो गया, यहाँ से भी 2 हो गया, नीचे से भी 2 हो गया, नीचे से भी 2 हो गया, और हमारा ऊपर से भी 2 हो गया। बात समझ में आ रही है? इधर भी ऊपर से क्या हो गया? 2 हो गया। तो सब हाइड्रोजन ने अपने ऑक्टेट पूरे कर लिए 2 इलेक्ट्रॉन से। अब कार्बन को क्या करने हैं? अपने 8 करने हैं। तो देखो 1 2 3 4 तो उसके चारों ओर हैं ही, लेफ्ट वाले कार्बन के साइड। एक हाइड्रोजन का इधर हो गया, एक हाइड्रोजन का इधर हो गया, एक इधर हो गया, 3 4 3 7, और एक कार्बन का इधर 7 और एक 8। तो टोटल कितने हो गए? 8। तो ये क्या करेगा? कार्बन इधर से लेके तुम्हारा खींच लेगा कहां तक? इधर वाले कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को। अब गिनती कर लो इसके अंदर कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गए कार्बन के पूरे। ऐसे इधर के कार्बन के इधर देखोगे तो 7 है,
तो इधर के एक कार्बन का और खींच लेगा तो इसके भी कितने हो गए, 8 हो गए। बात समझ में आ रही है। अब तुम गिनती कर लो, चाहे राइट वाला हो लेफ्ट वाला हो, दोनों कार्बन के कितने हो गए, 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यानी कि उसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा हो गया। बात समझ में आ रही है। अब बॉन्डिंग देख लेते हैं। इधर देखो हाइड्रोजन और इसके बीच में एक बॉन्ड इधर बना, एक ऊपर बना, एक ऐसे ही नीचे बना, एक जो है एक जो है कहाँ बना, बीचों बीच बना, एक कहाँ बना, बीचों बीच बना। बात समझ आ रही है। ऐसी एक ऊपर बना, एक इधर बना, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। देखो इसको मैं तुम्हें इक्विवेलेंट करके दिखा देता हूँ कैसा हो रहा है। एक कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ऐसे ही इधर ऊपर हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बन रहा है, एक इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, एक इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, एक इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, इधर हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, इधर हाइड्रोजन। तो सारे बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। तो इथेन में भी कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, सिर्फ सिंगल टाइप बॉन्ड बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, एकल वाले आबंध बन रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये भी क्या है, पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसका, इथेन का। तो ये भी क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग इन इथेन। इथेन का स्ट्रक्चर को हमने जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को पढ़ लिया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है थोड़े से स्ट्रक्चर और एक आध और डिस्कस कर लेते हैं, जो जनरली जो है डिस्कस नहीं किया जाता है, लेकिन हम जो है यहाँ पे पूरा जो है डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर और पढ़ लेते हैं हम, किसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 पेपर में कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान से समझना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बात समझ आ रही है। तो एक अमाउंट तो कार्बन की होगी, अगल बगल में कितने ऑक्सीजन है, 2, एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, 2 ऑक्सीजन हो गए। कार्बन के लास्ट चाइल्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4, सबको याद हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 6 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6। तो लास्ट सेल में 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बात समझ आ रही है। कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के 4 और कितने इलेक्ट्रॉन बना लिए, 4। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के 4 और कितने इलेक्ट्रॉन बना लिए, 6। तो देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया, 6 2 8, लेफ्ट वाले ऑक्सीजन का पूरा हो गया। ऐसे राइट वाले ऑक्सीजन ने भी 2 कार्बन के छीन लिए, तो 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा। कार्बन भाई साहब क्या करेगा, 4 तो अगल बगल में है ही, 2 इधर वाले ऑक्सीजन के छीन लिए, 2 तुम्हारे राइट वाले के, 2 लेफ्ट वाले के ऑक्सीजन के छीन लिए, तो इसका भी क्या हो गया, 8 पूरा हो गया। कहने का मतलब ये है। अब बॉन्डिंग अगर हम देखें, क्या देखें, बॉन्डिंग अगर हम देखें, इसको ढंग से बनाते हैं। बॉन्डिंग अगर हम देखें, तो बॉन्डिंग देखें तो एक तो इन 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में आ रही है, और एक इन 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में, एक इन 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में, और एक इन 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में। बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर देखें इसका, तो कार्बन इधर 2 ऑक्सीजन के साथ बना रहा है और 2 इधर ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। तो कार्बन ने यहाँ पे कौन से टाइप का बॉन्ड बनाया है, डबल वाले टाइप का। कौन से टाइप का बॉन्ड बनाया है, डबल वाले। यानी कि ऑक्सीजन के साथ ये कितने बॉन्ड बना रहे हैं, डबल डबल बॉन्ड बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, डबल डबल। टोटल अमाउंट देखें तो कार्बन के कितने टोटल अमाउंट बन रहे हैं, 1 2 3 4, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर हम ऊपर चल के देखें, कार्बन जहां जहां पे भी हमने स्ट्रक्चर बनाया है कार्बन का, वो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। यानी कि जितने भी स्ट्रक्चर तुम देखोगे कार्बन और हाइड्रोजन वाले, तुम्हें ये पता चलेगा कि कार्बन किसी के भी साथ कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस बात को मैंने पिछले लेक्चर में भी लिखवाई थी, इसमें भी एक बार और याद दिला देता हूँ। इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड। हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 ही बॉन्ड बनाएगा। चाहे वो हाइड्रोजन के साथ बनाए, चाहे कार्बन कार्बन के साथ बनाए, चाहे ऑक्सीजन के बाद, किसी भी एलिमेंट्स के साथ कार्बन अगर जुड़ रहा है तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। उसका रीजन भी इसलिए है क्योंकि जब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2 4, यानी कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑक्टेट को क्या है, कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो वो दूसरों के 4 इलेक्ट्रॉन छीनेगा। जब दूसरों के 4 इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन दे के क्या बना लेगा, 4 बॉन्ड बना लेगा। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर रहा है तो अपने 4 भी क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। इसलिए कार्बन 4 4 के साथ खेल के क्या बनाता है, हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ना तो ये 4 से कम बनाएगा, ना 4 से ज्यादा बनाएगा। कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये थी, हमने कई सारे जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को समझा, कई सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हमने क्या है समझा। तो सबके जो है पेपर में जो है कई बार पूछे गए, तो सबको जो है खुद से जो है एक बार कॉपी पे जो है प्रैक्टिस करनी है और लिख लिख के जो है इलेक्ट्रॉन के डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचनाओं को क्या है कॉपी पे बना बना के देखना, और जो है ताकि तुम्हें पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना, ठीक है।
अब अगला टॉपिक जो है हम डिस्कस करते हैं, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। क्या है? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, हिंदी में बोलते हैं कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप का मतलब यह है कि कार्बन के अनेक रूप है। कार्बन के क्या है? अनेक रूप है, यानी कि अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन जो होती है उसको क्या बोलते हैं? एलोट्रोप बोलते हैं। कार्बन की जो अलग अलग फॉर्म होती है उसे क्या बोलते हैं? एलोट्रोप। यानी कि कार्बन तुम्हें अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से दिखने को मिलता है, अनेक रूपों में देखने को मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? कार्बन के एलोट्रोप बोलते हैं, या कार्बन को क्या बोलते हैं? अपरूप बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो रात के जो है 12:22 हो चुके हैं, तो रात में जो है वीडियो लेक्चर शूट करने का अलग ही मजा होता है, लेकिन जब बीच में ये कुत्ते भौंक देते हैं ना, तो लेक्चर की जो है वाट लगा देते हैं। समझ रहे हो ना? तो इनको इग्नोर मारते हुए जो है हम लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। लास्ट टॉपिक है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन अलग अलग जो है फॉर्मों में पाया जाता है। तो एलोट्रोप कार्बन, यानी कि कार्बन के एलोट्रोप यानी कि अपरूप, अलग अलग रूप जो है कितने हैं? तो हमें जो बेसिकली पढ़ने हैं वो 3 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 3 पढ़ने हैं। पहला क्या है तुम्हारा? डायमंड। पहला क्या है तुम्हारा? डायमंड। दूसरा क्या है तुम्हारा? ग्रेफाइट। दूसरा क्या है तुम्हारा? ग्रेफाइट। और तीसरा क्या है तुम्हारा? फ्लोरेंस। तीसरा क्या है तुम्हारा? फ्लोरेंस। बात समझ में आ रही है? तो इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन ये आता है कि ग्रेफाइट और डायमंड में क्या डिफरेंस है? ग्रेफाइट और डायमंड में क्या डिफरेंस है? पहली बात तो एलोट्रोप्स यानी कि कार्बन के अलग अलग रूप समझ में आ गए कि कार्बन डायमंड के रूप में भी पाया जाता है, कार्बन ग्रेफाइट के रूप में भी पाया जाता है, और कार्बन फ्लोरेंस के रूप में भी पाया जाता है। तो देखो इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है क्या? डायमंड और ग्रेफाइट, इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन फ्लोरेंस का हम जो है जल्दी से खत्म कर देते हैं। इससे बस ये याद रखना, एफ फॉर फ्लोरेंस, एफ फॉर फुटबॉल। जो फ्लोरेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? फुटबॉल जैसा होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? फुटबॉल जैसा होता है। एक दूसरा पॉइंट ये याद रखना, फ्लोरेंस के स्ट्रक्चर में कितने कार्बन होते हैं? 60। कितने कार्बन होते हैं? 60। यानी कि कार्बन की अमाउंट फ्लोरेंस के स्ट्रक्चर में, जो फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्बन की कितनी अमाउंट होती है? 60 अमाउंट होती है। बस इतनी सी बात याद रखना है फ्लोरेंस के बारे में, अगर कोई पूछ ले तो बता देना, ठीक है ना, कि फ्लोरेंस के स्ट्रक्चर में कितने कार्बन होते हैं? तो 60 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 60। लेकिन इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए वो क्या है? डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट और इनमें डिफरेंस जो है पूछा जाता है। डायमंड और ग्रेफाइट और इनमें जो है डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है ना, और ये कई बार पेपर में आ चुका है। तो डायमंड भी जो है कार्बन का एक एलोट्रोप है, अपरूप है। ग्रेफाइट भी एक कार्बन का, यानी दोनों किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन से। लेकिन डायमंड क्या होता है? हार्ड होता है। डायमंड क्या होता है? हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ये काफी जो है मजबूत होता है। कौन? डायमंड। हीरा क्या होता है? हीरा बहुत ज्यादा मजबूत होता है। वहीं ग्रेफाइट की बात करें तो ये क्या होता है? वीक होता है। ये क्या होता है? वीक होता है। तो इसका रीजन भी देख लो। देखो डायमंड हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है, ग्रेफाइट वीक होता है। तो इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनके स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ेगा। इनके स्ट्रक्चर तुमसे पेपर में कभी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से बस तुम्हें जो समझना है मैं वो समझाना चाह रहा हूँ कि डायमंड के स्ट्रक्चर में जो है कार्बन किससे अटैच होता है? कार्बन से। किससे? कार्बन। यानी कि इसमें बहुत सारे कार्बन क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। बहुत सारे कार्बन क्या होते हैं? अटैच। और हमें पता है कि एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच हो सकता है? 4, क्योंकि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाते हैं? सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे ये वाला कार्बन भी क्या होगा? 4 से अटैच होगा। ये वाला कार्बन भी क्या होगा? 4 से अटैच होगा। ऐसे ये वाला कार्बन भी क्या होगा? 4 से अटैच होगा। ये वाला कार्बन भी क्या होगा? 4 से। तो ऐसे स्ट्रक्चर चलता रहता है। तो हर एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता है? 4 से। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हर एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता है? 4 कार्बन से अटैच होता है। कितने कार्बन से अटैच होता है? 4 कार्बन। बात समझ में आ गई? लेकिन जब हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं, किसका स्ट्रक्चर? ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट में हर एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता है? 3 कार्बन से। देखो ये वाला बीच में जो कार्बन है वो कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से। बस ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में यही फर्क आ जाता है। यही फर्क आ जाता है कि कार्बन जो है 4 कार्बन से अटैच ना होकर कितने कार्बन से अटैच होता है? 3 कार्बन से। तो एक कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या हो गया? फ्री बच गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या बच गया? फ्री बच गया। फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि ये किसी से अटैच नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि उसमें सारे कार्बन क्या होते हैं? कार्बन कार्बन से अटैच होते हैं, यानी कि 4 बॉन्डेड होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता है? सिर्फ 3 कार्बन से अटैच होता है। इसी कारण उसके अंदर क्या हो जाता है? एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है। कहने का मतलब ग्रेफाइट में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रेफाइट में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाउंड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाउंड। रीजन भी मैंने बता दिया क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है। तो एक बॉन्ड नहीं बना तो एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है? फ्री रह जाता है। वहीं डायमंड में सारे कार्बन क्या होता है? चारों कार्बन से जुड़े होते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचता है। तो यहाँ पे नो फ्री इलेक्ट्रॉन,
कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई। तो डायमंड के स्ट्रक्चर में जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो इसका स्ट्रक्चर तो कैसा होगा, मजबूत होगा, क्योंकि सारे कार्बन एक दूसरे क्या है, अटैच्ड है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। हीरा क्या होता है, मजबूत होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वहीं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में देखें तो इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर की मजबूती कम हो जाती है, क्योंकि बॉन्डिंग क्या हो गई, कमजोर हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगे, फ्री होने लगे। तो ये क्या होता है, एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से स्लिप करने लग जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वीक एंड स्लिपरी। कैसा स्ट्रक्चर होता है, स्लिपरी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि फिसलनदार होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, फिसलनदार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर क्या करने लग जाता है, स्लिप करने लग जाता है। एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर क्या करने लग जाता है, स्लिप करने लग जाता है। तो ये क्या होता है, फिसलनदार स्ट्रक्चर होता है। वहीं अगर डायमंड की बात करो तो भाई साहब बहुत मजबूत स्ट्रक्चर होता है, बहुत क्या होता है, मजबूत, इसको तोड़ नहीं सकते। हीरा क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वहीं ग्रेफाइट क्या होता है, स्लिपरी होता है। रीजन भी समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो है डायमंड के स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग अच्छी होती है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ग्रेफाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से बॉन्डिंग क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डायमंड जो होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है ना। और भाई साहब तुम्हारा जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि तुम्हें बता दूं, तुम्हारी जो पेंसिल की नोक होती है उसके अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो पेंसिल की नोक जो ग्रेफाइट होता है ना, अगर तुम उससे चाहो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगी। अब रीजन क्यों, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर देता है, क्यों इसके अंदर से बिजली प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रेफाइट के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसमें होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो क्या करते हैं, करंट बनाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या बनाते हैं, करंट बनाते हैं। करंट बनाते हैं यानी कि तुम्हारी क्या बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। क्या बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। बात समझ आ रही है। लेकिन हमारा यहाँ पे जो तुम्हारा डायमंड है, हीरा है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि सारे कार्बन क्या होते हैं, बॉन्डिंग में क्या होते हैं, अपने आप को जो है बॉन्डिंग में ही संभाले होते हैं। तो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि सब बॉन्डिंग में उलझे हुए होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट की बॉन्डिंग में सिर्फ 3 बॉन्डिंग होती है, इसलिए हर एक कार्बन के पास क्या बच जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन खाली बच जाता है। वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाते हैं, करंट बना जाते हैं। इसलिए क्या होते हैं, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन जो तुम्हारा हीरा होता है, डायमंड होता है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आई होप सबको डायमंड और ग्रेफाइट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, अंतर आ गया होगा समझ में, और पेपर में तुम लिख दोगे। बाकी एलोट्रोप्स में तुम्हें याद रखना है, अपरूप ऑफ कार्बन, कार्बन के अपरूप, एक डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, दोनों समझ में आ गया। और तीसरा एक और होता है, मैंने बता दिया, फ्लोरेंस। वो फ्लोरेंस जो होता है उसमें बस ये याद रखना है कि उसका स्ट्रक्चर फुटबॉल जैसा होता है, F4 फ्लोरेंस, F4 फुटबॉल। और उसके अंदर कितने कार्बन मौजूद होते हैं, 60 कार्बन मौजूद होते हैं। एनसीईआरटी में तुम्हारी जो है डायग्राम भी दे रखे हैं ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरेंस के, लेकिन ये स्ट्रक्चर तुमसे कभी नहीं पूछे जाएंगे, कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। तो इसको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है। आई होप सबको जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम अपने सेकंड लेक्चर क्या है यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए यार अल्लाह हाफिज, गुड बाय, टेक केयर।